दोस्तों, सपने तो सभी लोग देखते हैं, पर ज़रूरी नहीं कि सब लोग सही सपना देखें। कुछ लोग अच्छे सपने देखते हैं जो कि अच्छाई की तरफ ले जाते हैं, और कुछ लोग बहुत ही बुरे सपने देख लेते हैं जो एकदम अंधकार की तरफ ले जाते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी में हम आपको ऐसी एक दिल दहला देने वाली सच्ची घटना बताएंगे जिसको सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस घटना को अंजाम एक ऐसे शख्स ने दिया था जिसका सपना था कि वो रातों रात एक अमीर आदमी बन जाए। तो दोस्तों, ये कहानी इंदौर के श्रीनगर की है जो 19 जून सन 2011 में घटी थी। तो दोस्तों, इस कहानी में एक ही परिवार में रह रही 3 महिलाओं की बड़ी ही बेदर्दी से हत्या कर दी गई थी। और ये कहानी कोई झूठी कहानी नहीं बल्कि सच्ची घटना है, और इस घटना को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस का नाम दे दिया गया था। और ये देश की सबसे पहली घटना बनी थी जिसमें किसी महिला को धारा 302 के तहत गिरफ्तार किया गया और उसका दोषी ठहराया गया, और साथ ही साथ उस औरत को फांसी की भी सज़ा सुनाई गई। और साथ ही साथ इस केस में एक से बढ़कर एक खुलासे होते चले गए जिन पर यकीन कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। तो दोस्तों, आखिर वो शख्स कौन था जिसने अमीर बनने के चक्कर में एक परिवार की 3 औरतों का और पूरी पीढ़ी का अंत कर दिया? तो दोस्तों, आखिर क्या है इस ट्रिपल मर्डर केस की पूरी कहानी और क्या कुछ हुआ उन औरतों के साथ, आइए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट है कि अगर आपने नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, ये कहानी है 42 साल की मेघा देशपांडे की, जो कि इंदौर में रहने के लिए आई थी। और ये एक वर्किंग वूमेन थी और ये मल्टीनेशनल मार्केटिंग में काम करती थी। तो दोस्तों, आपने MLM बिजनेस के बारे में तो सुना ही होगा। तो दोस्तों, इस बिज़नेस में बहुत सारी कंपनियां होती हैं जो कि कई मेंबर्स बनाती हैं, और उन लोगों को अपने नीचे मेंबर्स जोड़ने पड़ते हैं। और जो मेंबर जितने भी मेंबर अपने नीचे जोड़ेगा उसकी कमाई उतनी ही ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। और ये भी हो सकता है कि मेघा देशपांडे ने भी इस बिज़नेस में बहुत सारे पैसे कमाए होंगे। तो दोस्तों, मेघा इंदौर में अपनी बेटी अश्लेषा और अपनी मां रोहिणी के साथ रहती थी, और मेघा के पति बैंक में एक मैनेजर के पद पर थे और वो दूसरे किसी शहर में रहते थे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मेघा देशपांडे का परिवार उज्जैन से अभी कुछ समय पहले ही इंदौर आया था, और यहाँ पर मेघा देशपांडे का परिवार हंसी खुशी रह रहा था। और इसी के साथ साथ मेघा देशपांडे को कीमती ज्वेलरी पहनने का बहुत ही ज़्यादा शौक था। इसीलिए जब कभी मेघा देशपांडे घर से बाहर जाती थी तो वो अपने गहनों को पहनकर ही बाहर निकलती थी। एक दिन की बात है जब मेघा देशपांडे अपने कीमती जेवर को पहनकर पहुंच गई एक मॉल में। तो दोस्तों, उस दिन मॉल में बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। वहां पर हर लोग शॉपिंग करने और कोई घूमने ही आए थे, और इसी भीड़ में हो जाती है मेघा देशपांडे की मुलाकात नेहा वर्मा नाम की एक लड़की के साथ, जिसकी उम्र थी लगभग 23 साल। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नेहा वर्मा देखने में जितनी सुंदर थी उतनी ही खुशमिजाज लड़की थी नेहा वर्मा। नेहा वर्मा को नए नए दोस्त बनाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। इतना ही नहीं, नेहा का एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम रोहित था और जिसकी उम्र थी 24 साल। नेहा वर्मा और रोहित दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे, और ये दोनों एक दूसरे से ही शादी करना चाहते थे। लेकिन अभी दोनों की आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। तो दोस्तों, नेहा के पिता एक वैन चालक थे, इसीलिए घर में पैसे का अभाव रहता था। इसके साथ ही नेहा और उसके बॉयफ्रेंड की खास बात ये थी कि दोनों की सोच और अरमान सेम टू सेम थे। वो दोनों रातों रात अमीर होने के सपने देखा करते थे ताकि वो आराम से अपनी ज़िंदगी जी सकें। और वहीं दूसरी तरफ नेहा और मेघा देशपांडे की दोस्ती गहरी होती चली जा रही थी। तो दोस्तों, यहाँ पर नेहा हमेशा मेघा को कॉल करती और उसके बिजनेस के बारे में जानना चाहती थी नेहा। और उसके बाद नेहा कहती है मेघा से कि मैं आपका बिजनेस ज्वाइन करना चाहती हूँ। तो मेघा नेहा को टाइम देती है 13 जून सन 2011 को, और घर में आने की बात कहती है मेघा नेहा से। तो दोस्तों, नेहा मेघा के घर में कुछ देर रुकती हैं, फिर उसके बाद वापस अपने घर चली जाती है नेहा। जिसके बाद मेघा के घर में बिल्कुल सन्नाटा था, ना तो घर में कोई दिखाई पड़ रहा था और ना ही किसी की आवाज़ें आ रही थी बाहर। तभी एक महिला जो कि मेघा देशपांडे के फ्लैट के बगल में ही रहती थी, वो उनके घर के सामने से गुजर रही थी। तो वो देखती है कि मेघा देशपांडे का घर बंद पड़ा है और आसपास पैरों के निशान है जो कि किसी के खून से लगे हुए पैरों के निशान थे। तो दोस्तों, ये सब कुछ देखकर वो महिला बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और वो फ़ोन करके मकान मालिक को बुला लेती है वहाँ पर।
तो दोस्तों जैसे ही मकान मालिक ये बात सुनता है तो मकान मालिक भी तुरंत पहुंच जाता है अपने मकान में। जिसके बाद वो लोग मेघा देशपांडे को आवाज़ लगाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी देर आवाज़ लगाने के बाद ना ही कोई घर से बाहर निकला और ना ही अंदर से कोई आवाज़ हुई और ना ही कोई हलचल हुई। जिसके बाद मकान मालिक ने घर के अंदर खिड़की के सहारे झांकने की कोशिश की। तो दोस्तों जैसे ही मकान मालिक ने घर के अंदर झांका तो उनकी ज़ोर से चीख निकल पड़ी, क्योंकि घर के अंदर का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक और खौफनाक था। क्योंकि मकान मालिक ने घर के अंदर देखा होता है कि घर के अंदर एक दो नहीं बल्कि तीन तीन लाशें पड़ी होती हैं। ये लाशें किसी और की नहीं, मेघा और उसकी बेटी और उसकी माँ रोहिणी की होती हैं। तो दोस्तों जब मकान मालिक ये सब नज़ारा देखता है तो वो तुरंत ही पुलिस को फ़ोन कर देता है। तो दोस्तों जैसे ही पुलिस को यह खबर मिलती है तो पुलिस मौके पर ही पहुंच जाती है वहां पर। जिसके बाद जब धीरे धीरे सभी लोगों को इस घटना के बारे में पता चला तो उस घर के बाहर भीड़ लगना शुरू हो गया। इसके बाद जब पुलिस घर के अंदर जाती है तो वो देखकर दहल जाती है सारा नज़ारा, क्योंकि एक ही घर की 3 महिलाओं की बहुत ही दर्दनाक तरीके से हत्या हो गई थी, जिसमें माँ, नानी और बेटी शामिल थी। जिसके बाद पुलिस के हाथों सबसे बड़ा क्लू लग जाता है। तो दोस्तों बात दरअसल यह है कि हत्या वाली जगह से पुलिस वालों को 2 बुलेट सेल मिल जाते हैं। जिसके बाद पुलिस लग जाती है जांच पड़ताल में। जिसके बाद पुलिस वालों को पता चलता है कि मेघा देशपांडे की हत्या उनके सर पर गोली लगने की वजह से हुई है, लेकिन मेघा के सर पर सिर्फ एक ही गोली लगी थी। और आखिर दूसरी गोली किसके ऊपर लगी थी, ये सब कुछ पता करने के लिए पुलिस वालों ने तीनों लाशों का पोस्टमार्टम करने के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद पुलिस वालों को पता चला कि मेघा देशपांडे की बेटी और उसकी मां की हत्या चाकुओं से गोद कर तो हुई ही थी। चाकू 1 या 2 बार नहीं मारा गया था, बल्कि कई बार मारा गया था। चाकुओं से गोद कर मारा गया था नानी और नातिन को। जिसके बाद पुलिस को ये शक हो जाता है कि आखिर दूसरी गोली किसके ऊपर चली थी। उसके बाद जब ये खबर पूरे न्यूज़पेपर में छपी और पूरे शहर वालों को पता चली तो काफ़ी ज़्यादा हलचल मच गई पूरे शहर में। जिसके बाद पब्लिक जल्द से जल्द केस सुलझाने और आरोपी को पकड़ने की मांग करने लगी। तो दोस्तों लोगों के दबाव के कारण पुलिस पर यह दबाव बनने लगा कि वो जल्द से जल्द इस केस को सुलझाएं। जिसके बाद पुलिस पूरी तरीके से हत्यारों को ढूंढने में जुट गई, लेकिन कहीं से पुलिस को कोई भी क्लू नहीं मिल रहा था। उसके बाद जब फर्श में पड़े खून की जांच करवाई गई तो पुलिस वालों को पता चला कि इन 3 महिलाओं के खून के अलावा किसी और का भी खून शामिल है इस खून में। जिसके बाद पुलिस को शक हो जाता है कि ज़रूर ये खून के धब्बे खूनी के ही होंगे। जिसके बाद पुलिस वालों ने पास के ही अस्पताल में जांच करना चालू कर दिया और अस्पताल में ये चीज़ें फैला दी कि अगर हाल ही में किसी ने गोली लगने का इलाज अस्पताल में करवाया हो तो वो जल्द से जल्द पुलिस को बता दिया जाए। तो दोस्तों एक तरफ पुलिस कातिल को पकड़ने में लगी थी, वहीं दूसरी तरफ पुलिस लूट और हत्या का मुकदमा भी दर्ज कर चुकी थी। इतना ही नहीं, पुलिस बहुत ही ज़्यादा सख्ती से आरोपी की तलाश शुरू कर चुकी थी। जिसके बाद पुलिस ने मेघा देशपांडे के मोबाइल का कॉल रिकॉर्ड निकलवाने का निश्चय किया और जब कॉल डिटेल सामने आती है तो पुलिस ये जानकर दंग रह जाती है कि मेघा देशपांडे को एक ही नंबर से बार-बार कॉल आता था और उस नंबर पर मेघा देशपांडे और उस सामने वाले शख्स की काफ़ी देर तक बातें हुई हैं। जब पुलिस ने उस नंबर के बारे में जांच की तो पुलिस को पता चला कि ये नंबर किसी और का नहीं बल्कि नेहा का है। तो दोस्तों यहाँ पर पुलिस को नेहा पर शक तो था, लेकिन पुलिस के पास कोई भी सबूत नहीं था जिससे वो नेहा को गिरफ्तार कर सके। तो दोस्तों यहाँ पर पुलिस के पास गुनहगार को पकड़ने और सबूत इकट्ठा करने का सिर्फ एक ही रास्ता नजर आ रहा था और वो रास्ता था नेहा के बारे में पता करना, क्योंकि पुलिस वालों को यही एक छोटा सा सबूत मिला था जो देशपांडे परिवार के हत्यारों तक पहुंचा सकता था पुलिस वालों को। जिसके बाद पुलिस वाले नेहा के बारे में पता करने के लिए चालू कर देते हैं। इतना ही नहीं, पुलिस वाले नेहा की लोकेशन को भी ट्रैक करने लगे और जब पुलिस वालों को पता चला कि नेहा एक एटीएम के पास है तब पुलिस वाले भी वहीं पर पहुंच जाते हैं और जैसे ही नेहा एटीएम के अंदर जाती है तभी पुलिस वाले मौका पाकर नेहा को वहीं पर गिरफ्तार कर लेते हैं। जिसके बाद पुलिस नेहा को हिरासत में ले लेते हैं और उससे पूछताछ करते हैं तो वहां पर नेहा कुछ भी नहीं कबूल रही होती है। और वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने एक ऐसे शख्स को पकड़ लिया था जिसने हत्या वाले दिन एक झूठी एफआईआर दर्ज करवाई थी और वो शहर के एस हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रहा था। जब पुलिस वालों ने छानबीन की तो उनको पता चला कि ये शख्स कोई और नहीं बल्कि नेहा का जो लवर था वो राहुल ही था और राहुल के पैर में गोली भी लगी हुई थी। तब दोस्तों पुलिस का शक यकीन में बदल गया, क्योंकि पुलिस वालों को पता चल चुका था कि जो देशपांडे परिवार के पास जो खून पड़ा मिला था वो किसी और का नहीं बल्कि राहुल का ही खून था। जिसके बाद पुलिस सख्ती से दोनों से पूछताछ करना चालू कर देती है। जिसके बाद वो दोनों अपने गुनाह कबूल कर लेते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर पुलिस जब उनसे पूछताछ कर रही होती है तो एक से बढ़कर एक राज खुलते ही चले जाते हैं। पुलिस के पूछताछ के दौरान नेहा ने बताया कि उसकी मुलाकात मेघा देशपांडे से एक मॉल में हुई थी, क्योंकि मेघा देखने में बहुत ही ज़्यादा अमीर लग रही थी, एक हाई प्रोफाइल की औरत लग रही थी। मेघा ने हाथ और गले में सोने की कई कीमती चीज़ें पहनी हुई थी। नेहा ने जब इतने सारे कीमती जेवर देखे मेघा देशपांडे के शरीर में तो नेहा बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती हैं। तभी नेहा के मन में आया कि उसे मेघा देशपांडे के करीब जाना चाहिए और मेघा देशपांडे से दोस्ती करनी चाहिए, और वो मेघा देशपांडे से बात करने के लिए जानबूझकर मेघा देशपांडे से जा टकराई। तो दोस्तों वहाँ पर मेघा देशपांडे के हाथ में बहुत सारा सामान था जो कि टकराने की वजह से गिर जाता है, जिसके बाद नेहा ने जल्दी में सॉरी आंटी बोला और जल्दी से सामान समेटने लगी और उसकी हेल्प करने लगी मेघा देशपांडे की नेहा। इसी बीच नेहा को मौका मिल चुका था मेघा से बात करने के लिए, और धीरे धीरे नेहा मेघा से खूब सारी बातें करने लगी ताकि वो मेघा के करीब जा सके। इस दौरान नेहा ने मेघा से बहुत सारी बातें की। इतना ही नहीं, नेहा मेघा को छोड़ने के लिए मेघा की कार तक भी पहुंच गई। इसके बाद नेहा को ये तो पता चल ही गया था कि मेघा किसी अमीर परिवार से हैं, और मेघा को देखते ही उसके मन में ख्याल आया कि रातों रात अमीर बनने का, और इससे मेघा को देखते ही लूटने की साजिश रच ली और उसे अपने जाल में भी फंसा लिया नेहा ने। और नेहा ने अपने इस प्लान में अपने बॉयफ्रेंड राहुल को भी शामिल कर लिया। तो दोस्तों यहाँ पर नेहा अपने बॉयफ्रेंड राहुल से कहती है कि उसने एक ऐसी औरत को फंसा लिया है जो कि बहुत ही ज़्यादा अमीर है। उसके घर में केवल 3 महिलाएं ही हैं, कोई पुरुष नहीं है उनके घर में। मेरी उनके साथ बहुत अच्छी बातचीत भी होती है। तो दोस्तों यहाँ पर राहुल जैसे ही यह बात सुनता है तो राहुल के दिमाग में भी यही ख्याल आता है कि ये तो अच्छा मौका है कि इनके घर में कोई भी आदमी नहीं है और सिर्फ महिलाएं ही हैं, तो क्यों ना लूटपाट की जाए जिससे कि हमारी आर्थिक तंगी दूर हो सकती है। जिसके बाद वो लोग शादी के बाद आराम से रह सकते हैं और ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी उन लोगों को। जिसके बाद राहुल इस साजिश की तैयारी करने लगता है और मन ही मन में राहुल मेघा के घर में लूटपाट करने की योजना बना रहा होता है। उसको लग रहा था कि लूटपाट के लिए वो उनकी हत्या कर देगा और राहुल के ऊपर किसी को शक भी नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह थी कि उन लोगों के पास पिस्टल नहीं थी मेघा को मारने के लिए। जिसके बाद राहुल मनोज का सहारा ले लेता है क्योंकि मनोज के पास होती है एक पिस्टल। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मनोज राहुल का दोस्त था जो कि उम्र में नेहा और राहुल से बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। और अब फाइनली वो दिन आ चुका था जिस दिन राहुल और उसकी प्रेमिका नेहा को इस घटना को अंजाम देना था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब इस घटना का अंजाम देना था तब मेघा के घर उसकी मां और उसकी बेटी भी थी। तो दोस्तों यहाँ पर नेहा एक बहाना बनाती है कि उसको ज्वाइन करना है मेघा की कंपनी, जिसकी वजह से वो पहुँच सके मेघा के घर। जिसके बाद काम के सिलसिले में नेहा पहुँच जाती है मेघा के घर। जिसके बाद वो लेती है मेघा से फॉर्म और भरने लगती है जो कि कंपनी का फॉर्म होता है मेघा की। तो दोस्तों इस फॉर्म को भरने के लिए नेहा कहती है मेघा से कि पास ही में मेरा दोस्त रहता है, क्या मैं उसको बुला सकती हूँ, क्योंकि मैं इस फॉर्म को भरने में अपने दोस्त की मदद लेना चाहती हूँ। तो दोस्तों जिसके बाद नेहा फ़ोन करती है राहुल को, जिसके बाद मनोज और राहुल दोनों घुस जाते हैं मेघा के घर में। तो दोस्तों जैसे ही घर में घुसते हैं तो राहुल ने पिस्टल दिखाना शुरू कर दिया मेघा को। जिसके बाद उसने बिना कुछ सोचे समझे बिल्कुल पास जाकर मेघा को मार दी, मेघा को गोली, जिससे मेघा की मौके पर ही मौत हो गई। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि राहुल वही शख्स था जिसने मेघा को सबसे पहले गोली मारी थी। तो दोस्तों जैसे ही गोली चलने की आवाज़ आती है तो मेघा की बेटी अश्लेषा और उसकी नानी भी पहुंच जाती है वहां पर। जिसके बाद वो लोग अश्लेषा को बहुत ही ज़्यादा डराते धमकाते हैं और उसे एटीएम ले लेते हैं और उसके बाद उससे पिन भी पूछ लेते हैं एटीएम का। जिसके बाद राहुल ने अश्लेषा और उसकी मां को भी मारने की कोशिश की, लेकिन हड़बड़ी में ये गोली चल जाती है राहुल के पैर पे ही। जिसके बाद उन लोगों ने चाकू से गोद कर अश्लेषा और उसकी नानी की हत्या कर दी। जिसके बाद ये लोग वहां से निकलने से पहले 5 लाख रुपए तक के कीमती जेवर और 1.5 लाख रुपए नकद और घर के सभी एटीएम कार्ड लेकर वहां से फरार हो गए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये वही एटीएम कार्ड था जिससे नेहा पैसे निकालने जा रही थी। तब पुलिस ने एटीएम के पास ही पकड़ लिया था नेहा को और इसी कार्ड के जरिए पुलिस ने नेहा को ले लिया था हिरासत में। और इसीलिए राहुल ने अपनी पैर में लगी गोली का इलाज करवाने के लिए एक झूठी एफआईआर भी दर्ज करवा दी थी। और ये सभी आरोपियों ने पुलिस को अपने बयान में बता दिया था। और वो लोग ये भी कह रहे थे कि उन लोगों का प्लान था कि मर्डर करने के बाद वो लोग सारी चीज़ें लूट लेंगे और वो लोग कभी पकड़े भी नहीं जाएंगे।
लेकिन यहाँ पर पुलिस ने ज़्यादा देर नहीं की और इस केस को सुलझा दिया तथा साथ में हत्यारों को भी पकड़ लिया। और ये बात धीरे धीरे सभी लोगों तक पहुँच गई कि देशपांडे परिवार के हत्यारे पकड़े गए हैं पुलिस के जरिए, जिसके बाद लोगों ने उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा देने की मांग की। जिसके बाद दिसंबर 2013 में अदालत ने इन तीनों को फांसी की सज़ा सुनाई और आईपीसी की धारा 302 के तहत आरोपियों से मिले थे खून से सने कपड़े, चाकू और जूते और साथ ही साथ लूटे गए जेवर भी बरामद किए। और साथ ही साथ कोर्ट ने इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस माना। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नेहा वर्मा इन दिनों इंदौर सेंट्रल जेल में बंद है और आजकल नेहा वर्मा अन्य महिलाओं को जेल में ही ब्यूटी पार्लर कोर्स करवा रही हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी में आपने देखा कि पैसा इंसान से क्या क्या करवा सकता है। पैसा तो इंसान से ऐसा कुछ करवा देता है जिसका अंत बहुत ही ज़्यादा भयानक होता है। और साथ ही साथ इस कहानी से हमें ये भी सीख मिलती है कि हमें कभी भी पब्लिक प्लेस पर कीमती जेवरात पहनकर नहीं जाना चाहिए और किसी भी अनजान शख्स से ऐसे ही दोस्ती नहीं कर लेनी चाहिए और ना ही किसी से बात करनी चाहिए। पहले उसके बारे में सब कुछ जान लो, सोच समझ लो, उसके बाद उससे दोस्ती करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी हैं मगर बड़ी बातें हैं जिससे हम अपनी स्वयं की सुरक्षा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने इस केस से क्या कुछ सीखा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।